आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रति मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। हेलो डॉक्टर के हर एपिसोड में हम आपको बताएंगे सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। और आज जिस मर्ज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है पेट। कहा जाता है कि पेट ठीक तो सब ठीक, और अमूमन पेट में ही सभी बीमारियों की जड़ है। और अगर हमारा पेट ख़राब है तो उससे हमारे इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ता है। अगर आप या आपका अपना कोई पेट की तकलीफ़ से जूझ रहा हो तो आज की ये पेशकश आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। नाजरीन, ये जो हमारी जिंदगी की जद्दोजहद है, अगर आप गौर करें तो ये सब पेट की ही खातिर है। इसी पेट की खातिर हम दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मशक्कत करते हैं और जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ की वजह से, जो जाहिर है कि पेट के लिए ही की जा रही है, हम इसी पेट की तरफ से लापरवाह हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। सच पूछे तो आज के जदीद दौर और तेज रफ्तार जिंदगी में पेट से मुताल्लिक परेशानियों से एक बड़ी तादाद मुतासिर है। 2019 में हिंदुस्तान भर में किए गए एक सर्वे के मुताबिक मोटापे के शिकार 57% अफराद पेट से मुताल्लिक शिकायत में मुब्तला पाए गए थे। काबिल गौर है कि हमारा निज़ाम हज़्म कुदरत का एक बेहतरीन और मौसर निज़ाम है। हम खाना खाते हैं, वो पेट में ज़ख़ीरा होता है और फिर हज़्म होकर तवानाई में तब्दील हो जाता है। हमारा हाजमे का निज़ाम एक तवील अमल होता है जिसमें कई आज़ा का रोल होता है, इसीलिए इसे दिमाग की तरह अहम तरीन समझा जाता है। आपने भी यकीनन ये सुना होगा कि पेट सही तो सब कुछ ठीक, यानी हमारे पेट का दुरुस्त होना निहायत ज़रूरी है और इसकी खराबी का असर हमारे नफ्सियात पर भी होता है। बहुत ज्यादा तफक्कुरात में घिरे हुए लोग जो परेशान, डिप्रेशन का शिकार और फिक्रमंद रहते हों, वो पेट की खराबी में मुब्तला जल्द हो जाते हैं। इसके अलावा ज्यादा देर तक बैठकर काम करना, बहुत कम चलना फिरना, वर्जिश ना करना, खाने में बेअतदाली यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करना, फिजूल किस्म की मुरग़्ग़न ग़िज़ा का ज्यादा इस्तेमाल करके पेट पर खामखा बोझ डालना और हमारे तर्ज जिंदगी में बहुत हद तक तब्दीली होना, इन सब से आंतों की नॉर्मल हरकत में रुकावट पैदा होती है और हमारा पेट कुछ अलग तरह की अलामात जाहिर करने लगता है, जैसे बदहजमी, गैस, तेजाबियत, कब्ज, पेट फूलना या अफारा और डायरिया वगैरह। इनमें से कोई भी अलामत होने पर हमें फौरी तौर पर तिब्बी मदद लेनी चाहिए। यहाँ ये बात खास तौर से काबिल गौर है कि पेट से मुताल्लिक शिकायत या तकालीफ को अक्सर मामूली तसव्वुर किया जाता है और माहिर डॉक्टर से रुजू करने में ताखीर की जाती है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। आप बिला तकल्लुफ हमारे माहिरीन से सलाह मशवरा कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे कि पेट के अमराज कौन कौन से हैं और इन अमराज को हम अपनी ज़िंदगी से कैसे दूर रख सकते हैं। और इसी मौजू पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं 3 माहिर डॉक्टर। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अनूप सराया, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन सेंटर यूनिट एम्स दिल्ली से हैं। हमारे साथ है डॉक्टर खुर्शीद ए अंसारी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमदर्द यूनिवर्सिटी, आप यूनानी पैथी से हैं। और हमारे साथ है डॉक्टर धीरज खक्कर, मेडिकल ऑफिस होम्योपैथी नॉर्थ एमसीटी। आप सभी का हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। धन्यवाद डॉक्टर अनूप, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आप एम्स में दिल्ली में हैं और आपके रोज़मर्रा में बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो किस तरह की जो पेट की बीमारियाँ हैं
वो कौन कौन सी बीमारियां जो आम आप डेली ज़िंदगी में देखते हैं जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास लेके? रति जी, चूँकि हम एक ऐसे सेंटर पे हैं जिसे हम टर्शरी रेफरल सेंटर कहते हैं, तो हमारे पास जो पेट के रोगी आते हैं वो दरअसल जैसे आपके सोसाइटी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है बीमारियों का उससे थोड़ा सा अलग होता है जी। तो अगर हम ओपीडी में बैठे हैं तो एक बड़ा ग्रुप है जो ऐसी कंप्लेंट्स के साथ आता है, ऐसी शिकायतों के साथ आता है जिसको हम मोटे तौर पर, आपने जैसे जिक्र किया पहले मुझसे बात करते हैं कि इसको हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। पेट में खाने के बाद ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि पेट भरा हुआ है या जल्दी पेट भर जाता है, कभी कभी खट्टी डकार आती है जी। उल्टी आने की फीलिंग होती है, पेट में गैस, ऐसा लगता है कि गैस भरी हुई है, या मोशन क्लियर नहीं होता है। ये तकरीबन 30 से 40% मरीज़ सिर्फ इस किस्म की कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास आते हैं। इसके अलावा जो बाकी मरीज़ हैं, पेट आपका खासा बड़ा है, मतलब स्टमक से लेके और स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन यानी छोटी आंत बड़ी आंत दोनों को अगर आप देखें और खाने की नली को मिला के, इसके अलावा 2 बड़े और ऑर्गन हैं जो कि पेट के रोग जो जितने हैं उनमें एक अहम भूमिका उनकी होती है, एक अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे जिगर है आपका, लिवर जी। जो, और पैनक्रियाज, ये 2 ग्लैंड्स हैं। पैनक्रियाज जो कि पाचन तंत्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है जो हम खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। तो जो हमारे पास अगर कैजुअल्टी की अगर आप देखें तो कैजुअल्टी के अंदर जो पेट के मरीज़ आते हैं वो ज़्यादातर लिवर फेलियर या पैनक्रेटाइटिस या कोलेंजाइटिस यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन जो है बाइल डक्ट में आ गया है, उस तरह के मरीज़ आते हैं। लिवर फेलियर बहुत ज़्यादा आता है हमारे पास, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हम कहते हैं, यानी स्टमक के अंदर ब्लीडिंग का हो जाना। वो मतलब ब्लीड, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के खास तौर से मरीज़, ये सारे मरीज़ जो हैं वो कैजुअल्टी में यानी एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जिनको हम हैंडल करना पड़ता है वो होते हैं। तो ओपीडी का पेशेंट्स डिफरेंट होता है और कैजुअल्टी के अंदर जो पेशेंट आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से जो वार्ड में पेशेंट हमारे पास एडमिट होते हैं वो पेशेंट होते हैं जिनमें या तो डायग्नोसिस बनाने में मुश्किलात आते हैं तो उनको भर्ती करके उनकी जांच करनी होती है, या वो जो एमरजेंसी में आते हैं उस तरह के मरीज़ हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो कैजुअल्टी और ओपीडी का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। ओके। तो डॉक्टर खुर्शीद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारा जो पाचन की जो दिक्कतें हैं, आजकल हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा इजी लेने लग गए हैं उसको, तो उसकी क्या वजह है और ये कितना खतरनाक हो सकता है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दूरदर्शन का, दूरदर्शन उर्दू का ख़ास तौर से, जो इन बहुत ही अहम मौज़ूआत पर ये प्रोग्राम कंडक्ट करा रहा है। उसके बाद मैं नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपना वक्त निकाल के इस बहुत ही अहम बहस में शरीक हैं हमारे साथ। साथियों, ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि जैसा अभी हमारे एंकर ने और अभी एम्स के माहिर ने भी बताया कि तमाम तर जो चीज़ें हैं उनका रिश्ता सीधे हमारे खाने पीने से ताल्लुक़ रखता है। आम ज़िंदगी में जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है, जो भी हमारी तर्ज़ ज़िंदगी है या दिनचर्या की चीज़ें हैं, अगर उसमें किसी तरह की कोई बेइतदाली या तब्दीली होती है तो उसका सीधा सीधा ताल्लुक़ हमारे एलिमेंटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे आम ज़बान में पेट कहा जा रहा है, उससे होता है। और जैसा अभी आपको ख़बर हुई कि दरअसल पेट जब कहा जाता है तो उसमें एक तो ट्रैक्ट है, एक नाली है जिससे कि खाना गुज़र रहा है, और दूसरा उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक और यंत्र है जिन्हें हम लोग आज़ा या आर्गन्स कह रहे हैं। लीवर एंड पैंक्रियाज एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्गन्स हैं। उन सारों के साथ मिल के बॉडी उन खाने और पीने की चीज़ों में इतनी तब्दीली करती है कि वो इंसान की डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। सो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमें अपने खाने पीने की चीज़ों का, हमें अपने सोने जागने का, हमारे फिज़िकल एक्सरसाइज और उसके रेस्ट का, हमारी स्लीप और वेकफुलनेस का,
और बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी में रिटेन की जानी चाहिए उन्हें रिटेन किया जाए, और बहुत सारे वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बॉडी से एलिमिनेट हो जाना चाहिए पेशाब के ज़रिए, कई बार यूरिक एसिड के ज़रिए, पसीने के ज़रिए या फीसेस के ज़रिए या बराज के ज़रिए। अगर ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और साथ ही साथ इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल इंडल्जेंस होनी चाहिए, जैसे किताबें पढ़ना, सिनेमा देखना, मूवी देखना, नगमे सुनना, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं इंसान की सेहत के लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर धीरज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी डॉक्टर खुर्शीद ने बताया कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान जो है, ये काफ़ी हद तक हमारे पेट के लिए दिक्कत करता है। तो जैसे डाइजेशन की बात करें तो बढ़ती उम्र में तो हमें समझ आता है कि खाना पीने की वजह से ये प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो न्यूबॉर्न्स बेबी हैं जिनका खाना पीने का नहीं है, उनमें कॉन्स्टिपेशंस, उनमें जो डाइजेशन की दिक्कत आती है वो उसकी क्या वजह है? आपके प्रश्न से पहले संक्षेप में 1-2 मिनट और लूँगा। जैसा कि हमने कहते हैं कि मनुष्य के हृदय तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने 2000 वर्ष पूर्व कहा कि मनुष्य के ज़्यादातर रोगों का जो जड़ है वह पेट है, और हमारी जो आंत है उसमें 100 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि पाचन तंत्र में हमें सहायक होते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो आंत अगर दुरुस्त रहती है तो हमारा शरीर जो है वह दुरुस्त रहता है। होम्योपैथी के बारे में संक्षेप में ज़रा सा बताऊं। होम्योपैथी जो है ये लॉ ऑफ सिमिलर्स पर आधारित है, यानी जो एक औषधि किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो लक्षण उत्पन्न करती है तो रोगी के वही लक्षणों को दूर करने में वह औषधि सहायक होती है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने में होम्योपैथी मदद करती है। सामान्यतः इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। वृद्धावस्था में, बच्चों में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स में, इन सब में होम्योपैथिक जो है वह औषधि सरलता से ली जा सकती है। इसकी मिनिमम डोज और मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। दूसरा एक जो होम्योपैथी है यह जो शरीर की 3 चीज़ें हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, तीनों पक्षों को लेकर उपचार करती है और जड़ से उपचार करती है। अब आपने जो बात की बच्चों की खास तौर पे, तो जो ये है आज की पेट के रोग हैं, इनको हम लाइफस्टाइल डिजीज भी, डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। इसमें खास तौर पे अभी कोरोना काल में हमने देखा कि जो बच्चे हैं उनका बाहर निकलना बंद हो गया था, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया था, और खास तौर पे हमने देखा माओं को मोबाइल या टीवी या लैपटॉप के सामने बिठा के और बच्चों को खाना उनके मुंह में ठूसते हैं। तो जो उससे हमें एक सेंसेशन रहती है कि पेट भरने की, वह कम हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान तो टीवी में है या लैपटॉप में है या मोबाइल में है, तो हम ओवर ईट बच्चे कर जाते हैं। उससे ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स, ऐसी जो प्यूबर्टी या मिनारकी पे लड़कियां हैं उनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम, यह सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं यह बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ विशेषकर कोरोना काल में तनाव, अवसाद, भय, एंजाइटी, डिप्रेशन, यह बहुत केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में यह एक प्रोसेस देखा गया, और इनका भी डायरेक्ट जो इफेक्ट है वह एसिडिटी से, पेट के रोगों से है। तो जितने भी हम इन सारे तनाव के कारण भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं वह बढ़ रहे हैं। दूसरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमने बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, तो व्यायाम जाना, जिम जाना बंद कर दिया, सैर करना बंद कर दिया, व्यायाम करना बंद कर दिया, तो इन सब से इन चीज़ों में इजाफा हुआ। और दूसरा वृद्धावस्था में खास तौर पे बच्चों में हमने ये देखा, बूढ़ों में एक विशेष 2 कारण रहते हैं। एक तो समय जी प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं। जी हमारे कॉलर है हमारे साथ। जी बिल्कुल। हेलो 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 जी, मेरा सवाल एलोपैथिक के डॉक्टर साहब से जो एम्स से आए हैं जी कि हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी हाँ आवाज जी। आ रही है जी। हमारा आपका सवाल नाम जान सकती हूँ मैं? डॉक्टर जो एम्स के डॉक्टर साहब हैं उनसे है कि हेलो जी सर। जी, डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि कभी जब हम खाना अगर अपने टाइम से हट के कभी खा लेते हैं जी या कुछ कभी बासी खाने खा लेते हैं तो हमारे गले में, सीने में जलन होने लगती है, तो इसका क्या इलाज है, इसका क्या कारण है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? हमारी मजबूरी होती है कि हमें लेट ही खाना खाना है, कभी कहीं फंस गए, तो इसका क्या इलाज है? देखिए, जो आपने जिक्र किया कि जब आप खाना खा लेते हैं या ख़ास तौर से जब आप देर से खाना खाते हैं तो उस समय आपको कभी कभी छाती में जलन होती है,
ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। दरअसल इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, GERD। इसमें क्या होता है कि जो खाने की नली जहाँ पेट में आपके जो आमाशय है उससे जब मिलती है तो वहाँ पे एक तरह का एक वेल्व लाइक मैकेनिज़्म काम करती है। ये अगर लैक्स हो जाए, ढीला हो जाए, या एसिड ज़्यादा बन रहा हो, या जो इनकी मोटिलिटी यानी कभी कभी बहुत कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होते हैं, यानी अगर ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नीचे का स्फिंक्टर खुल जाता है, या स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो स्फिंक्टर बंद हो जाता है, ताकि जो स्टमक के अंदर जो एसिड बनता है वो ऊपर ना आ सके। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये अगर लैक्स है या डिसकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है या एसिड ज़्यादा बन रहा है तो उस सूरत में ये एसिड थोड़ा सा खाने की नली में आ जाता है। जब ये खाने की नली में आ जाता है, नॉर्मली भी आता रहता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा वक्त तक खाने की नली में रहता है या ज़्यादा एसिड आता है तो उस सूरत में कभी कभी आपको जो खाने की नली की लाइनिंग है, लाइनिंग म्यूकोसा, वो डैमेज होने लगती है और वहाँ से ये सेंसेशन आपको जलन का महसूस होने लगता है। बहुत से लोगों में आप खाना खाने के बाद देखते होंगे खट्टी डकारें आती हैं, मुंह तक कभी कभी पानी आ जाता है, रिगर्जिटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जिनको ये होता है उनको कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए जैसे खाने में मैंने बताया कि खाने में अभी हमारे साथ जो हमारे साथी हैं पैनल पे वो भी ये कह रहे थे कि खाने में कुछ खास किस्म की चीज़ों को आपको नहीं लेना होता है। जैसे आपको बहुत तेज़ और बहुत ठंडी चीज़ें, बहुत तेज़ गर्म और ठंडी चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इनको नहीं लेना होता है। चॉकलेट्स, इनको नहीं लेना होता है। आपको तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना होता है। अगर आप तली हुई चीज़ें लेंगे, जो फैट होता है वो स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है, जिससे कि एसिड रिफ्लक्स के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आप जिनको ये तकलीफ़ होती है उनको मैं कहता हूँ कि वो खाना सोने से तकरीबन 2 घंटा पहले ले लें और टाइट क्लोथिंग्स अवॉइड करें, यानी पेट के ऊपर प्रेशर कम होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर इससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप अपने बेड का जो सराना है उसको थोड़ा सा 3-4 इंच ऊंचा कर सकते हैं, यानी सराने की तरफ आप नीचे एक ईंटा रख सकते हैं, जिससे एक इंक्लिनेशन 15-20 डिग्रीज का हो जाएगा। मैं इसी में एक बात और ऐड सर, मैं माफ़ी चाहूँगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी, हेलो। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है, जो भी डॉक्टर साहब आपको ठीक लगे उनसे मैं जवाब जानना चाहूंगा। जी मैम, मुझे ना एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और अगले दिन सर में भी दर्द हो जाता है जब भी मैं बाहर का कुछ खाता हूँ तो। ओके। मुझे सब संदर्भ में सवाल पूछना है कि क्या मुझे एहतियात बरतनी चाहिए। ओके, तो देखिए, जो आप बता रहे हैं, ये जो आपने कहा कि कभी कभी आपको सिर दर्द भी हो जाता है, ये मुझे बताइए कि एसिडिटी की शिकायत उस समय ज़्यादा होती है जब आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा है या नहीं? ऐसा है, देखिए, चलिए कोई बात नहीं हो गया, लेकिन अगर ये एक रीज़न होता है कि अगर आप हमारे ऊपर जो स्ट्रेस ज़्यादा है, तनाव में है हम, तो क्या इससे भी क्या ये रीज़न हो सकता है कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम? जी हाँ, फंक्शनल डिस्पेप्सिया इसको हम कहते हैं। जब इसका और कोई, जैसे हमने देखा कि अल्सर डिजीज़ में हो सकती है, जलन हो सकती है, या डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसी तरह गैस्ट्राइटिस होती है, उसमें हो सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में हो सकती है। यानी जब इनके लिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और कोई कॉज नहीं मिलता है, उस सूरत में हम ये मान के चलते हैं कि ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। तो फंक्शनल डिसऑर्डर्स में भी ये चीज़ें होती हैं। आदमी बहुत टेंस होता है तो भी एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है और ये सिम्टम्स भी आने लगते हैं। और ख़ास तौर से जब आप बता रहे हैं कि सिर दर्द भी होता है, तो हो सकता है ये टेंशन से कोई ताल्लुक़ रखता हो। उस सूरत में जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ी सी फ़र्क होती हैं। सिर्फ एसिड सप्रेशन हम नहीं करते हैं, उसमें हम थोड़े से माइल्ड एंजियोलिटिक्स भी दे सकते हैं कि जिनसे कि उसका टेंशन अगर कम किया जा सके तो वो भी कई बार बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। मैं यहाँ इंटरफेयर करना चाहूँगा थोड़ा सा जी, कि अभी जो कॉलर जिन्होंने फ़ोन किया था, मैं उनके थ्रू पूरे ऑडियंस को या पूरे नाजरीन से ये दरख्वास्त करता हूँ ख़ास तौर से कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन होती जा रही है आज की लाइफ स्टाइल की वजह से। हमारा जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है।
सो कई बार हम लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। हाँ जी। कि वो पान की दुकानों पे, केमिस्ट शॉप पे जाके कहते हैं कि गैस बहुत बन रही है, हमें वो दवा दे दी जाए, जिसका मैं नाम जाहिर है कि नहीं लेना चाहूँगा, बट इट इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। सर दवाओं के उससे साथ अवॉइड करें। सर दवाओं के साथ साथ अगर हम बात करें जैसे घरेलू, जैसे हमारी दादी नानी के टाइम से जो कहते हैं कि नुस्खे जो होते हैं अपनाते हैं हम, ये चूरन खा लिया जाए या काढ़ा पी लिया जाए, आजकल ये लोग भी आजकल बहुत फॉलो किया जा रहा है, तो उसके भी बारे में आप क्या कहेंगे? इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। सबसे पहले तो अपनी जो ज़िंदगी है, उसके जीने का तरीका है, उसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप मॉड्यूलेट कर लेंगे, थोड़ा सा उसमें तब्दीली कर लें, तो 100% इन सारी जो गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ेस हैं, या फिर हाइपर एसिडिटी है, या जैसे सर ने बताया GERD एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो रही है, उनसे न सिर्फ आप बच सकते हैं बल्कि उनके जो भविष्य में ख़तरनाक असरात हो सकते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारी दादी नानी के नुस्खे हुआ करते थे, उसमें बहुत ही कॉमन ऐसी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। अगर हम उनको स्मार्टली इस्तेमाल करें तो बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ेस से हम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के दौर में या SARS-CoV-2 के पैंडमिक के दौर में आपको ये बताया गया कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आपके किचन वेयर्स में पाई जा रही हैं, जैसे कि दालचीनी है, जैसे कि अजवान है, जैसे कि अदरक है जिसे हम लोग यूनानी तिब में जंजबील कहते हैं, जैसे कि समग़ अरबी है जो आम तौर पे बबूल का गोंद के नाम से जानी जाती है। इन सारी दवाओं का आप काला नमक है, इन सारी दवाओं का आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो आप उसे पाउडर करके अगर आप इस्तेमाल करें तो पाउडर होने के बाद असल में उसका जो जज्ब होना है या एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा तेज़ हो जाता है। इसलिए ये दवाएं आपके शरीर को या आपकी प्रॉब्लम को, ख़ास तौर से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी के मामूल को थोड़ा सा अल्टर करिए, और केमिस्ट शॉप पे जाके वो गैस की दवा मांगने के पहले आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, कि घरेलू जो भी हमारे नेचर से जो हमें चीज़ें मिली हैं वो वाकई हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। डॉक्टर धीरज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये तो घर की चीज़ें, नेचर्स की चीज़ों की हमने बात की, खाने पीने की, मैं ये जानना चाहूँगी कि योग यानी एक्सरसाइज वो कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? जी, जैसा कि कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम बीमारी को रोक लें पहले से तो वो बेहतर है। तो नियमित हमें व्यायाम जो है वह करना ज़रूरी है। योग में हम 3 अगर चीज़ें लें, सबसे पहले तो योगासन। तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम भोजन के बाद एक ही आसन कर सकते हैं जिसको वज्रासन बोलते हैं। जैसा कि हमारे भाई नमाज पढ़ते हुए जिस पोजीशन में बैठते हैं उसको वज्रासन कहते हैं। अगर हम सिंपली उसमें 5-10 मिनट के लिए बैठते हैं भोजन करने के बाद तो भी वह पाचन में काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा पेट से जुड़े हुए कई अन्य आसन जैसे पश्चिमोत्तानासन, मकर आसन, भुजंगासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे बहुत सारे आसन जो हैं वह पाचन तंत्र में मदद करते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम पर। एक बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है जो कि जिसको बोलते हैं अग्निसार। सामान्यतः श्वास छोड़कर और खाली पेट में करना चाहिए, अंदर बाहर पेट को करने से ये पेट के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा कपाल भांति, भ्रामरी, शीतली, ये सारे प्राणायाम जो है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंत में एक बहुत संक्षेप में और बात कि तनाव, अवसाद, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करने के लिए योग निद्रा, एक जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में गाइडेड मेडिटेशन, यानी अगर हम 15-20 मिनट तक एक ऑडियो कैसेट लगाकर उसको शवासन में जाकर या किसी भी रिलैक्सिंग पोज में उसको सुनते हैं तो हमारी जितनी भी एंजाइटीज हैं, जो डिप्रेशन है वह कम होता है। और यह भी हमारा एक कारण है पेट की बीमारियों को बढ़ाने का। तो हम इन सब चीज़ों से अब पेट की बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर अरूप, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं कि क्या चीज़ें हमें अपने डेली लाइफ में अपनानी चाहिए जिससे कि हम इस पेट की बीमारियों से निजात पा सकें? देखिए, ये असल में स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। मोटे तौर पर जो बात कही जा सकती है कि जाहिर सी बात है कि आप
हेल्दी फूड लें। जब हम हेल्दी फूड की बात करते हैं तो हरी सब्जियां और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हों, फल, और लेकिन अब गरीब मुल्क में ये सब चीज़ें हर आदमी नहीं ले सकता, तो वो क्या ना ले ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। जो वो जैसे एक्सेसिव चाय या कॉफ़ी का सेवन, अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग ना करे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इन्हीं की वजह से होती हैं। जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के सिम्टम्स भी हैं वो स्मोकिंग या पान मसाला या पान बहुत ज़्यादा खाना, इसका सेवन करने से भी और अल्कोहल के सेवन से भी ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जिनको ये सिम्टम्स होते हैं वो खुद आइडेंटिफाई करें, वो खुद ये जानने की कोशिश करें कि उनको क्या चीज़ लेने से तकलीफ बढ़ती है। तो सिर्फ अपने रोज़मर्रा के खाने में उन चीज़ों को हटा दें। ये एक जनरलाइज वो नहीं हो सकता कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब जैसे आपने जिक्र किया अदरक का, हाँ जी, हो सकता है अदरक बहुत फ़ायदेमंद है बहुत सी चीज़ों में, लेकिन हो सकता है वो रिफ्लक्स के सिम्टम्स बढ़ा भी दे। तो ये आपने आपको आदमी को खुद तय करना है कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको लेने से उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उनको वो अपने खाने से काट सकते हैं। दूसरी चीज़ कि एक्सरसाइज, जैसे कहा कि रूटीन में एक्सरसाइज लें, रखा हुआ। अब जैसे बरसात के दिन हैं, आप बाहर जा रहे हैं, वहाँ मक्खियाँ हैं, गंदे खाना है, पानी भी प्रदूषित है, तो उस तरह के पानी का सेवन ना करें। कटे हुए फल रखे हुए हैं शादियों में, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं उसके ऊपर, उसको आप ना खाएं। तो खाने में कुछ आदतें अपनी बदल लें अगर आप, तो उससे बचा जा सकता है। जैसे डायरिया है, बहुत कॉमन है, क्योंकि आप बाहर खाना खा के आए और उसके बाद आपको डायरिया हो गया, क्योंकि वो बैक्टीरिया उसमें खाने में मौजूद थे। रखा हुआ खाना, वो आप स्टेल फूड है, उसको जब आप गर्म करते हैं तो उसमें कई बार ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मल्टीप्लाई करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार राइस रखा हुआ है, उसको खाया और उसके बाद आपको डायरिया होने लगा। तो 2-3 बैक्टीरिया उसमें होते हैं, स्टेफ ऑरियस एंड बैसिलस सीरियस, जिनके की स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटे तौर पे नहीं करनी होती हैं। आप बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अपनी छुट्टियां हैं, अभी आप कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हैं या कहीं समुद्र के किनारे जा रहे हैं, तो जो फूड आप इस्तेमाल खा रहे हैं उसको ये इंश्योर करें कि वो सफाई से जहाँ रखा गया हो वहीं से उसको ख़रीदें, वहीं से खाएँ। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो जो कॉमन बीमारियां हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल, आप सभी डॉक्टर्स ने बिल्कुल ठीक कहा। स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, और पेट की कोई भी तकलीफ़ हो तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इससे पहले कि मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आम आदमी के लिए कि कितना खाएं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्या खाएं वो ज़्यादा अहम है। तो उसमें तय करें कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट ने कहा। जी, थैंक यू। अगर टेक अवे मैसेज का समय हो तो मैं। हाँ बिल्कुल सर। जी, हम ऐसा देखते हैं कि कई बार वृद्धावस्था में या जो कुछ बीमार लोग रहते हैं वह कुछ आसान व्यायाम सैर नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक संक्षेप में 7 सेंसेस हम बोलते हैं, 7 छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं जो बैठ के करने हमने, अगर आप देख लें उससे भी 15-20 मिनट का वर्कआउट हो जा सकता है। मैं एक बार करके बता रहा हूँ, केवल हाथों का से करना है उसको। पहला, जो सबसे पहला 1 मिनट तक इसको करना है हमने दोनों ओर से जी। दूसरा 1 मिनट तक अपनी क्षमता के अनुसार करें, 1, 2, तीसरा, चौथा केवल हाथों को रगड़ना अच्छे से, जोर से इतना कर सकें, 4, 5वां, तो जितने भी हमारे हाथों में प्रेशर पॉइंट्स हैं वो सब जागृत हो जाते हैं, 6ठा और अंत में 7वां। ये 7 सेंसेस जो हैं, अगर हम 1-1 मिनट तक 7 मिनट तक करते हैं तो हमारा बैठे बैठे भी वर्कआउट हो जाता है। यह टेक अवे मैसेज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर धीरज, पेट के मर्ज पर हमारे साथ इतनी ज़रूरी जानकारी मुहैया कराने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी, और यदि अगर आपकी भी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellodoctorddurdu@gmail.com। और चलते चलते सेहत है सबसे ज़रूरी, इसके बिना ज़िंदगी है अधूरी। आदाब।